Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude Hindi YouTube channel. Dear learners, in this video we are going to discuss about the syllabus of CMA Foundation paper number 1, that is Fundamentals of Business Laws and Business Communication. In the previous lectures we have already discussed about the syllabus for paper number 2, 3 and 4. If you have not watched those videos till yet, then simply go to the description box below. You will get the links of all those videos. Just click on them and get access of all those videos. Otherwise, wait or watch this video till the end. At the end of this video, you will also get the link of previous 2 lectures. So let's continue with our today's video or today's topic, the syllabus of paper number 1, CMA Foundation, Fundamentals of Business Laws and Business Communication. Okay, this video is relevant for the students, for the candidates who are going to appear CMA Foundation examination in December 2025 and June 2026. If you are watching after then or after this time period, means after June 2026, make sure your syllabus is still as per or remain as per 2022 syllabus. Okay, if the syllabus is as per 2022, then this video is relevant for you also. Okay, so let's start. देखिए दोस्तों, पेपर नंबर 1 यानी कि आपका जो FBL एंड BC का जो पेपर है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये पूरा सिलेबस जो कि आपका मॉड्यूल ऑफ डिस्क्रिप्शन देख के आपको पता चल रहा होगा कि पूरा सिलेबस को 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे सेक्शन नंबर 1 में है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ, जिसका वेटेज है 80%, यानी 80% सिलेबस का 80% प्रोपोर्शन या फिर पोर्शन बिजनेस लॉ का है। एंड सेक्शन बी यानी बिजनेस कम्युनिकेशन, इसका वेटेज 20% है, यानी टोटल सिलेबस का 20% बिजनेस कम्युनिकेशन का है। तो क्वेश्चन भी इतने ही प्रोपोर्शन से एग्ज़ाम में आने वाला है, तो हमें उतने ही डिटेल से इसको पढ़ाई करना पड़ेगा। जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है उसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और जिसका प्रोपोर्शन कम है उसके बारे में हमें थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 1 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एंड सेक्शन बी में, सेक्शन ए में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एंड सेक्शन बी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बिजनेस लॉ की अगर बात करें तो इस बिजनेस लॉ के सेक्शन के अंदर हमें टोटल 3 ठो एक्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो सबसे पहला लॉ पढ़ेंगे, पहला एक्ट पढ़ेंगे, वो है दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सबसे बड़ा चैप्टर होगा, इसीलिए आप देख पा रहे होंगे वेटेज भी सबसे ज़्यादा है 30%। फिर देखेंगे हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसका वेटेज है 20%। फिर हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स 1881, आपने सुन रखा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, ये सारे चीज़ें आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है, ठीक है, जिसका वेटेज है 20%। बात अगर करें बिजनेस कम्युनिकेशन की, बिजनेस कम्युनिकेशन सेक्शन में हम टोटल बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में 20% हम पढ़ाई करेंगे। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट योर syllabus of paper number 1. Okay, so let's see the detail of this syllabus. Okay, as you can see on your screen the details of syllabus. In section A, module 1 is related to introduction of the chapter, introduction of the subject. Okay, so in this module we will be studied sources of law, लॉ कैसे आया, कहाँ से आया, कौन से देश से लॉ का एनाक्ट किया गया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, इंडिया में कैसे लॉ पारित होता है, कैसे पार्लियामेंट के थ्रू, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, असेंबली, काउंसिल, इनके थ्रू लॉ का जो एनाक्टमेंट होता है उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, कैसे पास होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे लीगल मेथड एंड कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, लीगल मेथड के बारे में जानेंगे, डिफरेंट कोर्ट सिस्टम के बारे में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस कोर्ट के बारे में हम जानेंगे। फिर प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली आपका मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन बेस्ड है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे।
इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम मूव ऑन करेंगे मॉड्यूल नंबर 2, जहां पे हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे बड़ा चैप्टर लॉ का यही है। तो इसमें हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन 10 में शायद, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। ओके, देन वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा एग्रीमेंट वॉइड है, कौन सा एग्रीमेंट वॉइडेबल है। फिर एक तो स्टेटमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस एक्ट में, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसको एलाबोरेट किया जाएगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे। बिना कंसिडरेशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होता है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। फिर कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। देखिए दोस्तों, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये एसेंशियल एलिमेंट्स ही है जो आपने देखा ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, या फिर आपने देखा कंसिडरेशन, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट। ओके, ये सारे चीज़ें आपके एसेंशियल एलिमेंट्स के ही पार्ट है, एक एक करके चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, सो कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट के बाद हम पढ़ेंगे क्वासी एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर हम इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में पढ़ेंगे। सो मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, एजेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। फिर ई कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ई सिग्नेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मीनिंग्स एंड रिक्वायरमेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमिडीज और रेमिडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है या फिर कैसे टूटता है, ब्रीच कैसे होता है, और ब्रीच को रोकने के लिए क्या क्या रेमिडीज हम ले सकते हैं, तो रेमिडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसी को देखेंगे। ठीक है, फिर हम मॉड्यूल 3 को मूव ऑन करेंगे। मॉड्यूल 3 में हमें पढ़ना होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये जो एक बात मैं आपको बता दूं, आप जो देख पा रहे हैं 1872, 1930, या फिर आगे चल के आप देखेंगे 1881, ये चीज़ें क्या है शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये जो ईयर आपका मेंशन है, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट पे इसी ईयर को ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, जैसे 1930 यानी बिफोर इंडिपेंडेंस में ही हमारे देश में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ गया था। तब तो देश में पार्लियामेंट नहीं था, लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा अभी जैसा है वैसा नहीं था, लेकिन इस तरह का कुछ था जो कि ब्रिटिशर्स उसको रन करते थे। ठीक है, चलिए, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल्स, डेफिनेशन ऑफ गुड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल होने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कंडीशंस एंड वारंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक तो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये टॉपिक एक तो आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर हम कंडीशंस एंड वारंट्स के बारे में पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये एक तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे डिराइव होता है। ठीक है, जैसे कि फाउंडेशन में शायद आपका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपको लिखना भी पड़ेगा, नोट मेकिंग भी करना पड़ेगा, सो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपका कवर अप करना पड़ेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए। फिर हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके बाद 3 ठो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, और इन सारे चीज़ों के डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, इन तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या फिर इसके भीतर क्या क्या डिफरेंशिएशंस है उसको हम देखेंगे। फिर चेक का क्रॉसिंग के बारे में जानेंगे, क्रॉसिंग क्या होता है और कितने तरीके के क्रॉसिंग होते हैं, ये चेक से रिलेटेड होता है। जैसे शायद आपने नोटिस किया होगा, अगर नोटिस किया है तो थोड़ा सा याद कीजिए, एक चेक में कभी कभी ऐसे कॉर्नर में 2 ठो लाइन ड्रॉ किया जाता है, उसको हम क्रॉस्ड चेक बोलते हैं, और यही आपका क्रॉसिंग ऑफ चेक है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे।
फिर हम देखेंगे डिजनर ऑफ चेक। डिजनर ऑफ चेक सेक्शन 138। लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन। ये जितने भी टॉपिक्स या फिर कंटेंट्स आप देख पा रहे होंगे, इनमें बहुत सारे सेक्शंस आपका आएगा, ठीक है ना। तो आपको सेक्शंस भी याद करना है। बिना सेक्शन, लॉ का मीनिंग वही है जैसे बिना नमक के एक करी, ठीक है। सो डिजनर ऑफ चेक मतलब कौन से सिचुएशन में एक चेक कैंसिल हो जाता है, तो हम इसका कैंसिल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम लॉ में इसको डिजनर वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम उसको डिजनर ऑफ चेक कहते हैं। जैसे कि कोई अगर बंदा चेक पे सिग्नेचर किया है तो उसका सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है या फिर वो डेट गलत डाल दिया है, तो इस केस में बैंक पे वो चेक रिजेक्ट या फिर कैंसिल हो जाएगा, तो उसी को हम लॉ के लैंग्वेज में डिजनर ऑफ चेक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डिजन ऑफ चेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना ही था आपका बिजनेस लॉ का पोर्शन। फिर हम जाएंगे सेक्शन बी यानी बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ एक ही मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 5 बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी में आपका आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कितने तरीके के होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऐसे करके बहुत तरीके के होते हैं। देन इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन, डूज एंड डोंट्स कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, वो पढ़ेंगे। फिर हम राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंसेस, इसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से लिखा जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है। फिर हम इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बैरियर्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन, बैरियर्स मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सा रेस्ट्रिक्शन आता है, कितने तरीके का रेस्ट्रिक्शन या फिर हडल्स आप कह सकते हैं, प्रतिबंधक कह सकते हैं, कम्युनिकेशन में बाधाएं आती है, उसको हम पढ़ेंगे, उसी को ही बैरियर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर हम लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन देखेंगे, बिजनेस एस्पेक्ट का बिजनेस कम्युनिकेशन का लीगल एस्पेक्ट। और लास्ट में हम देखेंगे यूज ऑफ ग्राफिक्स एंड रेफरेंस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। हालांकि अभी जब मैं ये रीड आउट कर रहा हूँ तो शायद आपको उतना समझ में ना आए कि ये टॉपिक क्या है, क्या सर पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ रीड आउट कर दे रहे हैं, लेकिन जब आप इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि बहुत ही आसान चैप्टर्स है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इसको पढ़ाई करना है, ठीक है। इतना ईजी वे में भी इसको नहीं लेना है, चलिए हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इतना ईजी भी नहीं लेना है, इतना डिफिकल्ट है ये भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करने से हर चीज़ आसान हो जाता है और हर मंजिल आपको मिल वो कहते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी तरह पढ़ाई अच्छे से कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CMA फाउंडेशन एग्ज़ाम। आपका CMA फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आपका CMA जर्नी में एंटर कीजिए, इतना ही मैं प्रे करूंगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड वंस अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।